जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर मजाक में आपके सामने हम आ गए कुछ खास एमसीक्यू के साथ, जिसको देख रहे हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यदि यह टॉपिक आप समझ लेते हैं इसके बारे में, इसके एमसीक्यू के बारे में, तो लगभग केमिस्ट्री के 50% चैप्टर आपको क्लियर हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू परमाणु संरचना से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से एमसीक्यू के बारे में। परमाणु संरचना से रिलेटेड है। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो वैलेंसी के बारे में बात हो रही है। वैलेंसी जिसको संयोजकता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धन आवेशित, चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कंडीशन होता है कि 1 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सबसे बाहरी कक्षा में। तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो वह अक्रिय होते हैं, यानी वह निष्क्रिय होते हैं। उसे इनर्ट गैस भी कहते हैं। वो जो है भाग नहीं लेते हैं रासायनिक बंधन में या संयोग नहीं करते हैं। लेकिन 1 से लेकर के जो 7 तक होते हैं, 7 तक, तो क्या करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बताया कि 8 वाला जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो अस्थायी होता है, उसको किसी से मतलब नहीं होती है, उसकी संयोजकता 0 होती है। बाकी जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 या 4 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, ग्रहण करके या साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, यानी 8 वाला आपका हो जाएगा अस्थायी तत्व, और जिसके बाहरी कक्षा में बाकी 1 से लेकर 7 तक बचता है तो अस्थायी होता है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और जब त्यागते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। जैसे हम 2, 8, 1 ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है 11। उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों, तो 2, 8, 1 होता है। तो अब ये अपने बाहरी कक्षा में जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और त्याग देने से क्या बनाते हैं दोस्तों, तो धनायन बनाते हैं। ठीक है, धनायन बनाते हैं। और जितने भी धनायन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां हमारा अच्छा लगेगा वहां पर आप नोट कर सकते हैं। तो 2, 8, 1 है सोडियम का, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि जो तत्व या तो अष्टक विन्यास को फॉलो करता है या ड्यूएट विन्यास को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है ड्यूएट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो तत्व प्राप्त कर चुका होता है वो अस्थायी होता है। लेकिन जो तत्व ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं कर सकता है या नहीं किया है तो अस्थायी होता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो धन आवेशित तत्वों की संयोजकता आपको होती है 1, 2, 3, यानी जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। और त्यागते हैं तो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और जितने भी धनायन बनाते हैं वो सभी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, और सभी विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं धातु। यानी यहाँ से आप समझेंगे कि जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो अक्रिय तत्व होगा। जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह धनायन बनाएगा, उसे विद्युत धनात्मक कहेंगे। और वो सभी के सभी क्या होगा दोस्तों, धातु होगा। ठीक है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, तो ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण आयन बनाते हैं। इसे हम लोग चूँकि
पहले से तो उदासीन होते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए तो ऋणायन बना लिए। और जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं सभी के सभी अधातु होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जिसके जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, साझेदारी करके। तो कहने का मतलब हुआ कि जिन जिन तत्वों, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी 8 वाला तो अक्रिय होते हैं, अस्थायी होते हैं, बाकी बचा 1 से लेकर 7 तक। तो 1, 2, 3 वाला इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, धनायन बनाते हैं, उसे विद्युत धनात्मक तत्व के नाम से जानते हैं। और सभी विद्युत धनात्मक तत्व 110% धातु होते हैं। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 6 वाला 2 ग्रहण करता है, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है, ऋणायन बनाता है, इसीलिए उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व के नाम से जानते हैं। और जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं दोस्तों सभी के सभी अधातु होते हैं। बाकी बचा जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें धन आवेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 वाला ही त्यागते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनायन बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा 1 धनायन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा 2 धनायन बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 3 धनायन बनाएगा। और ये बात है दोस्तों कि अधिकतम 3 ही इलेक्ट्रॉन तक कोई तत्व त्याग कर सकता है, इसलिए धनायनों की संख्या उस पर अधिकतम 3 हो सकती है। और कोई भी तत्व अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन तक ग्रहण कर सकता है, इसीलिए जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर 1 ऋण आवेश होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर 2 ऋण आवेश होगा, और जो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर 3 ऋण आवेश होगा दोस्तों। ठीक है। तो धन आवेशित तत्वों की संयोजकता आपको क्लियर हो गया होगा कि 1, 2, 3 होता है। ठीक है, यानी जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है ये आपका एटम का मॉडल हो गया। ठीक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है नाभिक की त्रिज्या ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों। और ये जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है जो कक्षा से नाभिक के सेंटर में मिलाता है ये होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? तो 10⁻10 मीटर होती है। और यदि नाभिक के त्रिज्या, नाभिक का आकार पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो कितना होता है दोस्तों? तो अभी हमने बताया आपको 10⁻15 मीटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों परमाणु संख्या को Z द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। Z = P = E होता है। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या जितनी होती है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, यह घटता बढ़ता है। अतः अस्थायी जो हमारा कण होता है वह न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन के कमी बेसी से ही समस्थानिक का निर्माण होता है, समस्थानिक बनता है, जिसका परमाणु संख्या तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या बदलने से समस्थानिक का निर्माण हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर समझने के लिए हमने अभी बताया कि किसी तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। दोस्तों हम लोग परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या P और इलेक्ट्रॉन की संख्या E। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं और प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा
किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या तो हम लोग कहते ही हैं, लेकिन कब तक कहते हैं? जब तक कि कोई तत्व न्यूट्रल हो, उदासीन हो, उस पर कोई पहले से चार्ज न हो। यदि सोडियम पर हम प्लस चार्ज कर देंगे, क्लोरीन पर माइनस, किसी तत्व पर आयन हो जाता है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहना बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या तब तक कहते हैं जब तक कि वह तत्व उदासीन हो, न्यूट्रल हो, उस पर कोई चार्ज न हो। और जहाँ धनात्मक तत्व होते हैं धनात्मक रूप से, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और ऋणात्मक रूप से रहते हैं तो उसमें परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसीलिए चूँकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी होता है, तो प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण होता है, साझेदारी होता है। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या कह सकते हैं, लेकिन तभी तक कह सकते हैं जब तक कि इस तत्व पर कोई चार्ज न हो, उदासीन जब तक रहेगा तभी तक कह सकते हैं। जैसे ही इस पर प्लस माइनस आयन आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे आपको सही निर्धारित करता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या को 100% हम लोग हमेशा कह सकते हैं परमाणु संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमेशा 100% नहीं कह सकते हैं, तभी तक कह सकते हैं जब तक कि वह तत्व न्यूट्रल हो, उदासीन हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी आपको बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसा कि आंसर भी आपका सामने दिख रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और 8 मतलब तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए बाहरी सेल में। आप बाहरी सेल हम लोग जानते हैं कक्षा के बारे में दोस्तों, कक्षा को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, या इसको सेल कहते हैं, या इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल। तो कक्षाओं की संख्या को ऑर्बिट नंबर, सेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। और परमाणु में कुल 7 कक्षाएं होती हैं, जो K से लेकर के K, L, M, N, O, P, Q, ये 7 कक्षाएं होती हैं दोस्तों परमाणु में अधिकतम। और इसमें बताया गया है, क्वेश्चन आपको किया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। यानी बाहरी सेल में 8 तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कक्षाओं की संख्या 3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग समझते हैं पहले क्रिप्टन। तो क्रिप्टन का परमाणु संख्या होता है 36। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो 2, 8, 18, 8। ठीक है, 10, 10, 20, 8, 28, 8, 36। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में है, लेकिन इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 1, 2, 3 और 4 हो गई। ठीक है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद नियोन में देखते हैं, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 होगा। इसमें भी 8 तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी हो गया? मात्र 2 है। ठीक है, इसके बाद जेनॉन को हम लोग देखते हैं। जेनॉन का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 54 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 18, 18, 8, 18, 18, 36 और 10, 46, 8, 54। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये चौथा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, या 5वां कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, या दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और क्वेश्चन हमारा है कि किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं केवल होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। ठीक है दोस्तों,
और 18 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 और 8 होगा। तो इसके आप देख रहे हैं कि इसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और 3 कक्षाओं के साथ हो गया। इसमें 1 2 और 3 को कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं हैं। तो आपका आर्गन है जिसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 सेलों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है, ठीक है, यानी जिस पर कोई चार्ज न हो। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन पर देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों ऋण आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की जब बात की जाए तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह आवेशहीन होता है दोस्तों, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि परमाणु मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि नाभिक में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब बाकी विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर आपको ऋण आवेश होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेशहीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाएगा, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर आपका पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि कई बार हमने आपको बताया कि परमाणु में आपको प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी ये परमाणु के 3 आधारभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कौन से संख्या समान संख्या में होते हैं, तो हम परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित करते हैं। Z बराबर P बराबर E होता है। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों बराबर होती है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अस्थायी होती है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है, वो घटता बढ़ता है, उसी के हिसाब से समस्थानिक का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सफलतापूर्वक किसने किया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होता है दोस्तों मिल्कन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है। ये जे थॉमसन जो होता है, ठीक है, और ये रदरफोर्ड तो नाभिक का खोज किया, ये कूलाम ने आवेश के बारे में बताया, ठीक है। और ये आपको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, इसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो मिल्कन ने किया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आंसर होगा। यहाँ माइनस जो शुरू में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखा हुआ है, तो जो यहाँ माइनस जो बताया गया है, ठीक है, यह वैल्यू को नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो माइनस आपको बताया गया है, यह आपको इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। यह इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को बता रहा है, नेचर को, कि यह ऋण आवेश होता है, न कि इसका वैल्यू बता रहा है। 10⁻19 है, जबकि -19 होता है, इसीलिए आपका सही आंसर ए होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, ठीक है दोस्तों। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सोने के पतले पत्थर पर, सोने के पतले पत्थर, ठीक है, सोने के पतले पत्थर पर क्या किया था कि अल्फा किरणों से, जिस पर 2 इकाई धन आवेश होता है, इस पर आघात कराया था, ठीक है।
तो आपको उन्होंने पता लगाया था कि अल्फा कणों से आघात कराया तो पहला नंबर पता लगाया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, और दूसरा आपको पता लगाया कि जैसे ही सेंटर से होकर यहाँ अल्फा किरणें जब गुजर रही थी तो यह डाइवर्ट होकर के वापस आ गई। ठीक है, तो इससे उन्होंने यह साबित किया कि परमाणु का केंद्र जो होता है जिसे नाभिक कहते हैं वो धनाविष्ट होता है। तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया दोस्तों? तो सभी पदार्थों के परमाणु, ये नहीं होगा आंसर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, परमाणु के न्यूट्रॉन ये भी नहीं होगा, परमाणु का जो केंद्रक होता है यानी नाभिक उसका पता लगाया कि परमाणु का जो सेंटर होता है वो धनाविष्ट होता है जिसको नाभिक कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने किसके प्रकीर्णन से किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था दोस्तों? तो परमाणु के केंद्रक को मतलब नाभिक को, नाभिक का खोज किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई तत्व ही नहीं है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन न हो, लेकिन अपवाद में टोटल हम जानते हैं कि तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118 होती है, और 118 तत्वों में से एकमात्र हाइड्रोजन तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, सोडियम में आप देखते हैं तो सोडियम के नाभिक में 11 गो प्रोटॉन होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम में आपको 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों होता है कितना होता है? 4 होता है। एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पूरे तत्वों में से 118 तत्वों में से एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ऊपर वाला जो सांकेतिक भाषा में जो ऊपर में लिखा रहता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों, और जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो आप जो है इसमें हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान A बराबर P + N होता है, यानी किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो 2 कण होते हैं वो दोनों की संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको N का मान निकालना है तो A - P हो जाएगा। ठीक है, इसका नीचे जो लिखा परमाणु संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। यदि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या दोस्तों 1 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा, लेकिन आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करना होगा तो ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो n बराबर 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि एकमात्र हाइड्रोजन ही है पूरे 118 तत्वों में जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यही कारण है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों सेम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हाइड्रोजन की जब बात आ गई तो हाइड्रोजन से कुछ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन दोस्तों सभी तत्वों में से सबसे हल्का तत्व होता है। जितने भी 118 तत्व हैं तो 118 तत्वों में से सबसे हल्का तत्व कौन होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है दोस्तों, ठीक है, जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, 0 होता है। इसीलिए इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, Z का मतलब परमाणु संख्या और A का मतलब परमाणु द्रव्यमान, दोनों सेम होता है। बाकी किसी तत्व में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक का जो नाम होता है अलग अलग होता है, समस्थानिक का नाम। ठीक है दोस्तों, समस्थानिकों का नाम अलग अलग होता है। एक को प्रोटियम बोलते हैं, एक को ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है, और एक को ट्राइटियम बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम अलग अलग होता है। बाकी तो आप कार्बन का समस्थानिक होता है तो C12 बोलते हैं और C14 बोलते हैं। ठीक है, यूरेनियम का बोलना होगा तो यूरेनियम नाम से ही बोलते हैं 238 और यूरेनियम बोलते हैं 235। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम दोस्तों अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट हाइड्रोजन से संबंधित है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में विद्यमान होता है। ऐसा एक भी अम्ल का सूत्र नहीं होता है जिसमें हाइड्रोजन न आया हो।
हाइड्रोजन सभी अम्लों में विद्यमान होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? भविष्य का ईंधन। आने वाले समय में सारा चीज़ आपको समाप्त हो जाएगा, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, जब सारे ईंधन खत्म हो जाते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में आपको प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 7वां पॉइंट है कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। आवारा तत्व, ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि आवारा तत्व हाइड्रोजन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना लेता है। तो जिस लड़के का कोई खास दोस्त नहीं होता है, वो जिसके साथ मन किया उसके साथ घूमने चला गया, वो बोला तो उसके साथ चला गया, फिर घर पर आया, फिर दूसरा कोई बोला, फिर उसके साथ चला गया, तो उसको आवारा बोलते हैं। वही बात इसमें हाल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कोई भी तत्व बोलेगा कि आओ भैया मेरे साथ संयोग कर लो, तो तुरंत उससे संयोग कर लेगा, ठीक है। तो किसी भी तत्वों के साथ संयोग करके यौगिक बना लेता है, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये सब हाइड्रोजन से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें समझ गए कि एक भी न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ कि परमाणु विद्युत होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं कि द्विधनात्मक होते हैं कि उदासीन होते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पर है कि उदासीन होते हैं। तो क्यों होते हैं परमाणु? ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9th-10th क्लास में, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था और कंपटीशन क्लास में भी कई बार ये पूछा जा चुका है दोस्तों कि परमाणु विद्युत होते हैं। तो क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। तो उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, 11। तो सोडियम का जब परमाणु संख्या 11 है तो इस पर पहले से सोडियम पर कोई चार्ज नहीं लिखा जाता है, सोडियम प्लस पहले ही से नहीं लिखा जाता है। क्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, तो पहले ही से क्लोरीन माइनस आयन नहीं होता है। जितने भी तत्व आप 118 तत्व होते हैं, पहले से कोई चार्ज उस पर नहीं होता है जब तक इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यदि सोडियम का परमाणु संख्या Z आपको 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? तो 11 होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर चूंकि एक ऋण आवेश होता है तो 11 को इलेक्ट्रॉन पर 11 ऋण आवेश होगा। अब प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे दोस्तों? 11 होंगे, 11, ठीक है। क्योंकि एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है दोस्तों, तो 11 को प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन है तो 11 को धनावेश होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि परमाणु में जितने माइनस वाला संख्या है उतना ही धनात्मक संख्या है प्रोटॉनों की। ये दोनों कैंसिल हो जाता है, 0 बचता है, यानी न प्लसे वाला आपको संख्या अधिक है न माइनसे वाला अधिक है। इसीलिए कोई भी तत्व तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और दोनों पर हम लोग जानते हैं कि बराबर तो आवेश होता है लेकिन विपरीत आवेश होता है। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन को त्याग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई भी परमाणु उदासीन होता है। और वहीं जब त्याग देते हैं तो धनायन बन जाता है, तो विद्युत रूप से धनात्मक तत्व हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व ग्रहण कर लेता है तो वो विद्युत रूप से ऋणात्मक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बना देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था दोस्तों जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। इसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। इसके बाद अन्य सारे भी कण होते हैं परमाणु में, जैसे पोजिट्रॉन हो गया, पोजिट्रॉन। तो पोजिट्रॉन का खोज किया था दोस्तों एंडरसन ने, एंडरसन। इसके बाद न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? न्यूट्रिनो तो पाउली ने किया था,
ठीक है। इसके बाद मेसान का खोज किसने किया था दोस्तों? मेसान, तो इसका खोज किया था युकावा, ठीक है। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो अभी क्वेश्चन में आया था रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज कर दिया था। इसके बाद आपको आते हैं कि परमाणु संख्या का खोज किसने किया था? परमाणु संख्या का खोज किया था मोसले ने। तब जाकर के आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, तो उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा। इसके बाद परमाणु का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो परमाणु का सिद्धांत आपको दिया जॉन डाल्टन, ठीक है। इसके बाद परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? परमाणु का संरचना किसने बनाया? तो नील्स बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर, नील्स बोर व रदरफोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। इसके बाद आपको पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? तो पाउली ने किया था। मेसान का खोज किसने किया था? तो युकावा। नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु संख्या का मोसले ने, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, और परमाणु संरचना का खोज आपको बोर और रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसमें अभी आपको बताया गया कि गोल्डस्टीन, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन आपको आंसर में नहीं है, तो इसमें रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनाविष्ट होता है। रदरफोर्ड आंसर में नहीं आता है, आपको गोल्डस्टीन आता है, तो गोल्डस्टीन भी आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का। यहाँ पर आपको है कि जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? जेम्स चैडविक तो न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो एंडरसन। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? इसमें एंडरसन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि परमाणुवीय नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किसने किया था दोस्तों? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक का खोज किसने किया था दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो जैसा कि अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। बाकी हाइड्रोजन से क्वेश्चन भी आपको बताया कुछ प्रमुख पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन से यहाँ 3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? यदि देता है तो थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन, नाम सुना होगा आपने, जे थॉमसन, अभी आपको बताया गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया? आवेश का निर्धारण सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने किया था? मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, जो उसका वेव नेचर है, तो तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था दोस्तों? तो डी ब्रोगली ने किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन संबंधित यहाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है ही। तो यहाँ पर आप जो है 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज यदि पूछा जाता है तो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बारे में सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? तो मिल्टन ने। और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था दोस्तों? तो डी ब्रोगली ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें तत्व हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुनिया का पदार्थ है
तो पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं, ठीक है। उन अणुओं में क्या होते हैं दोस्तों, तो परमाणु होते हैं। अब परमाणु में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसा आपका सिस्टम चलता है। पदार्थ के अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, अणुओं के अंदर बहुत सारे परमाणु हो जाते हैं। अब परमाणु मुख्यतः 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो तीनों आपको देवे किया है, ठीक है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो हम लोग तत्व के परिभाषा क्या होता है, इसको एलिमेंट कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग तत्व के नाम से जानते हैं। तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों, वो होता है परमाणु, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलकर के तत्व बनाते हैं, और वो परमाणु सभी के सभी एक ही तरह के होने चाहिए, तब जाकर के तत्व का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक व्यवहार यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी रासायनिक व्यवहार कह सकते हैं, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इससे दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं है, घर में चुपचाप पड़ा रहता है, इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाकी जो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही हम लोग कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम लोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कि वह तत्व धातु है कि अधातु है कि अक्रिय गैस है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। उसे किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाना चाहिए, किस आवर्त में रखा जाना चाहिए, मतलब जितना भी रासायनिक उसका प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी परमाणु का, वो डिपेंड करता है तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ठीक है। आपका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3 ही कण मिलकर के परमाणु बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बेचारा घर में रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब रहता नहीं है। बाकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यही बेचारा पकड़ाता है। इसीलिए इसी पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब कि परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसी को हम लोग योग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो A बराबर होता है दोस्तों P+N, यानी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल, उसको जोड़ देंगे, यानी प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल प्रोटॉन, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं ना, और सेंटर में जो होता है उसके योगफल को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसीलिए आपका आंसर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भी आंसर नहीं होगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसीलिए इसी के योगफल को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, या न्यूक्लियन संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में कण होते हैं, और न्यूक्लियस में जितने भी कण होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 ही होवे करते हैं। तो न्यूक्लियस में जो कण होते हैं उन्हीं की संख्या को न्यूक्लियन संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं, इसको मास नंबर कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, न्यूक्लियन संख्या कह सकते हैं, सब सेम मैटर है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की मतलब संख्या कितनी होगी, ठीक है। एल कक्ष में अभी आपको थोड़े समय पहले हमने बताया था कि परमाणु में जो कक्ष होते हैं, कक्ष या कक्षा कह सकते हैं, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं, इसे सेल भी कहते हैं, इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया कि किसी परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या आपको कितनी होती है दोस्तों, तो 7 होती है, KLMNOPQ। यहाँ आपको डिनोट किया जाता है, जो नाभिक ये धनाविष्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके जो नज़दीक का जो पहला कक्षा होता है K सेल होता है, इसके बाद L होता है, इसके बाद M होता है, यानी सबसे लास्ट जो कक्षा होता है
सबसे नाभिक से दूर जो होता है कक्षा वो 7वां कक्षा होता है Q। तो इसे हम लोग KLMNOP Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए, इसके लिए बोर और ब्यूरी ये दो वैज्ञानिकों ने मिल करके एक योजना बनाया, बोर ब्यूरी, इसीलिए इसे बोर ब्यूरी योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। बोर ब्यूरी योजना के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। और इसी योजना के तहत विभिन्न कक्षाओं में, चूंकि ये तो बता दिया गया कि कक्षाएं 7 होती हैं, किसी भी परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या 7 होती है, जो K से लेकर के Q तक डिनोट करते हैं। तो भाई विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बोर और ब्यूरी नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक योजना बनाया, एक प्लानिंग बनाया कि भाई विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उन्होंने एक योजना बनाया जिसे बोर ब्यूरी योजना के नाम से जानते हैं, और उन्होंने 2n² एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। और इसी 2n² के माध्यम से हम विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है उसको निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर L पूछा जा रहा है, L कक्ष में, तो L कक्ष का मतलब कि ऑर्बिट नंबर सेकेंड हो गया, K तो पहला हो गया, L दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो L के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो N है 2n² में जो n है, इसका मतलब होता है कक्षा संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 2n² हमारे बोर ब्यूरी योजना के तहत दोनों वैज्ञानिकों ने दे ही दिया है, केवल 2n² सूत्र पर रखेंगे और जिस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूछा जाएगा, बस वहां पर निकाल देंगे। तो 2 × यहाँ L, चूंकि L कक्ष में पूछा जा रहा है तो L दूसरा का कक्षा संख्या है, इसीलिए यहाँ n के जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 और दूना के 8। यानी हम कह सकते हैं कि L जिसको दूसरी कक्षा कहते हैं, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 8 होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप बोर ब्यूरी योजना के बारे में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बोर ब्यूरी योजना जो होता है वो विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए योजना बनाया गया और 2n² सूत्र दिया गया। यह सूत्र आप ध्यान में रखेंगे, इस सूत्र से आप 7 कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको आप बखूबी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, ये ज़्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, और वहीं जितना अंतर होता है उतने क्षति हो जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति, हम लोग कहते हैं किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहेंगे दोस्तों, तो द्रव्यमान क्षति के नाम से जानेंगे, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आ गया है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। ऋणात्मक नहीं हो सकती, कि का 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कि किसी भी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता, कि सदा धनात्मक होता है। यह सदा धनात्मक होता है दोस्तों, आपका सही आंसर होगा क्या, सदा धनात्मक होता है। यानी किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, यदि उनकी कुल ऊर्जा निगेटिव यदि होती तो वो क्या करते, वो नाभिक में ये विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, ये आकर के नाभिक में क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते, ड्रॉप हो जाते, नाभिक में गिर जाते आकर के। चूँकि नाभिक धनाविष्ट होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, तो इसमें अट्रैक्शन होता, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। लेकिन किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते नहीं हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो अभी हमने बताया था रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से आघात करा कर पाया, तो इसमें अल्फा कण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अल्फा कणों से आघात कराकर, जिस पर 2 इकाई अल्फा कण पर धनावेश होता है, और इस सोने के पतले पत्थर पर रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों से आघात कराकर यह पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु का जो केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक, वो धनाविष्ट होता है। तो अल्फा कण इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, ठीक है दोस्तों।
तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है C12। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसी के आधार पर हम किसी तत्व का परमाणु जो भार होता है, एटॉमिक वेट, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया है, इसीलिए आपका आंसर होगा C। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है दोस्तों। यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और इसका उल्टा जो कण है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, यह लगभग प्रोटॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल दोस्तों है, तो इलेक्ट्रॉन का है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक उदाहरण से। एकमात्र हमने बताया तो हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, एक समान होता है। यानी कोई भी सांकेतिक भाषा में लिखा रहता है, कोई तत्व एक समान लेते हैं तो नीचे जेड और ऊपर जो लिखा रहता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या नीचे आप जेड लिखेंगे इधर भी लिख सकते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान को सबसे ऊपर हम दाईं साइड में लिख सकते हैं या बाएं साइड में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु संख्या होता है जिसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम हमने ले लिया, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और 23। ठीक है दोस्तों, हीलियम हो गया जो परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 सोडियम का परमाणु संख्या है। ठीक है, तो जब Z बराबर 11 है तो P प्रोटॉन का संख्या भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। ठीक है, लेकिन जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की बारी आती है, क्योंकि नीचे वाला ये तीनों बराबर होता है, परमाणु संख्या जितना होता है उतने प्रोटॉन का संख्या होता है और उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यदि पूछा जाता है तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देते हैं। n बराबर a माइनस पी होता है, तो यहाँ 23 माइनस 11 बराबर 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु संख्या से कम है क्या, ये तो गलत रॉन्ग आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या से अधिक नहीं है द्रव्यमान संख्या। इसके बाद सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यह आपका आंसर होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान आप देख रहे हैं कि 23 है, परमाणु संख्या 11 है। इसमें हीलियम में देखते हैं तो परमाणु संख्या 2 है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, 4 है। तो हमेशा परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होगा ना, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल अपवाद में हाइड्रोजन है जिसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोस्तों बराबर होता है। बाकी कोई भी तत्व हम उठाकर देख सकते हैं, उसमें जो ऊपर वाला होता है जिसको परमाणु द्रव्यमान से डिनोट करते हैं, नीचे वाला से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। आपका राइट आंसर यही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो अभी आपको कुछ समय पहले हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का ही त्याग ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम लोग तय करते हैं किसी तत्वों का रासायनिक गुण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, तो यह नियम है पॉली से संबंधित है। ठीक है, ये नियम आपको दिया था पॉली ने, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि परमाणु में क्या क्या कैसे होता है। परमाणु के अंदर, एटम्स के अंदर जो दोस्तों बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, और उन कक्षाओं के अंदर बहुत सारे उप कक्षाएं होती हैं और उन उप कक्षाओं के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह क्रम होता है परमाणु का। ठीक है दोस्तों, तो एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो कक्षाओं की संख्या होती है,
तो यह मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ पर लिखा भी है, चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती हैं। तो क्वांटम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, या उसे ही हम लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। यानी क्वांटम संख्या के माध्यम से इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ होता है उसके एग्जैक्ट लोकेशन, जीपीएस लोकेशन का काम करता है। एकदम जा करके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को बोलते हैं क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संभावना व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ सबसे अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एक होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और चौथा होता है दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा क्या होता है दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इसमें 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, और चारों क्वांटम संख्याओं की मदद से हम किसी भी तत्व में या परमाणु में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब किससे क्या चीज़ का हम लोग पता करते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा, किस ऑर्बिट में, इसको पता करने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का सहारा लिया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं, जो कि 1 से लेकर के 7 तक होता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, कक्षाओं की संख्या को बतलाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो आखिर में किस कक्षा में है। ठीक है दोस्तों, तो यह मुख्य क्वांटम संख्या बतलाने का काम करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या करता है कि उप कक्षाओं की संख्या को व्यक्त करता है। उप कक्षाओं की संख्या दोस्तों होती है sp_d। ठीक है, sp_d होती है उप कक्षाओं की संख्या। एक एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यह चूंकि कक्षाओं की संख्या में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके लिए तो बोर-बोरी योजना हमने बता दिया 2n²। लेकिन विभिन्न उप कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उप कक्षाओं की संख्या को कौन बतलाता है, तो द्विगंशी क्वांटम नंबर। ठीक है दोस्तों, द्विगंशी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में तो है, लेकिन कक्षा के किस उप कक्षा में है, इसको डिनोट करने का काम करता है कौन, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद ऑर्बिटल यदि उप कक्षाओं के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करता है दोस्तों, डिनोट करता है। ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि जैसे जितने भी उप कक्षाएं होती हैं, उप कक्षाओं के अंदर ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एस उप कक्षा में क्या होता है कि मात्र एक ऑर्बिटल होता है, इसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। आप देखे भी होंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करता है कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। और चक्रण क्वांटम संख्या यह बतलाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज में लगा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसको डिनोट करता है, कक्षाओं की संख्या को। द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बतलाता है कि कक्षाओं में किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो वो द्विगंशी क्वांटम संख्या बतलाता है। ठीक है, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या का काम है कि उप कक्षाओं के अंदर
किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको पकड़ने का काम करता है। और चक्रण क्वांटम संख्या जब वो पकड़ में आ जाता है तब तो चक्रण क्वांटम संख्या देखता है कि चक्कर लगा रहा है तो कौन डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहा है। तो ये चारों क्वांटम संख्याओं की मदद से हम इलेक्ट्रॉनों को एकदम एग्जैक्ट पकड़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, परमाणु में है तो किस कक्षा में है, कक्षा में है तो किस उपकक्षा में है, सब ऑर्बिट में, और सब ऑर्बिट में है तो किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। और ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। यहाँ पर जो उपकक्षा होता है एस, इसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। एक ऑर्बिटल माने एक कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग रखते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा था, तो इसके लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल पी का ही है, जो कि एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको रखे जाते हैं। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं दोस्तों। इसके लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, कितना कमरा चाहिए, रूम, यानी एक घर में 2 व्यक्ति मैक्सिमम रह सकते हैं रूम में, तो 10 व्यक्तियों को रहने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, कितना रूम, तो 5 रूम चाहिए। और एक में 2-2 को आराम से रह सकते हैं, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कितना रूम चाहिए, तो 7 को चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रहते हैं। तो विभिन्न ऑर्बिटलों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉली ने क्या किया, पॉली ने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में, यानी एक परमाणु में जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम, कोई भी हम ले लेंगे ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल को ले लें या इस ऑर्बिटल को ले लें, कोई भी हम ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो यदि उसमें मुख्य क्वांटम संख्या, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान यदि बराबर भी यदि होता है दोनों इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन कभी भी स्पिन क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा, चक्रण वाला। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, तो उसके लिए एस का मान होता है +12, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज में चक्कर लगाते हैं एक ही ऑर्बिटल में, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज में चक्कर लगा रहा है, तो इसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एस का मान +12 होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है दोस्तों, -12 होता है। और ये ले देकर साफ हो जाएगा। तो इसीलिए यह दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए मान तो बराबर नहीं होगा उसका मान। तो यदि 3 क्वांटम संख्या, यदि आपको मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बराबर भी होता है, तो कभी भी चक्रण क्वांटम संख्या जो चौथा वाला था, स्पिन क्वांटम नंबर, वो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी मान आपस में बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। इसीलिए यहाँ पर पॉली ने एक सिद्धांत दे दिया जिसको पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो पॉली से संबंधित है, और पॉली का अपवर्जन सिद्धांत इसे कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छा ढंग से समझ गए होंगे कि परमाणु में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उपकक्षाओं की संख्या 4 होती है और किस उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो हमने इसके बारे में डिस्कशन अभी कर दिया था पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी तत्व के परमाणु में मैक्सिमम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। 1 से लेकर कितना तक होंगे दोस्तों, 8 तक। 8 से 9 बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। हमने बताया भी कि 1 2 3 वाला क्या करते हैं, त्याग करते हैं, 5 6 7 वाला ग्रहण करते हैं, 8 वाला कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि 8 जो होता है वो अस्थायी होता है, और 4 वाला साझेदारी करते हैं अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने नज़दीक के अक्रिय गैसीय संरचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसका आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा, 8, यानी अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ठीक है।
तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए दोस्तों हमने बताया कि A बराबर P प्लस N होता है, ये सूत्र होता है फॉर्मूला। परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो A बराबर P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। जो नाभिक में दो कण होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही हमारा परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, या द्रव्यमान संख्या। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है दोस्तों, तो 10 दिया है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। ठीक है, तो जब E बराबर 9 हो गया तो P बराबर भी 9 होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब यह फॉर्मूला बैठा देंगे, A बराबर P प्लस N, तो प्रोटॉन की संख्या, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो गया तब प्रोटॉन की संख्या भी तो बराबर ही होगा, इसीलिए 9 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 10, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो आपका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 19 होगा, डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि रेडियम है, रेडियम 88,226, ऐसा हमने बताया था दोस्तों। तो ये नीचे वाला परमाणु संख्या होगा और ऊपर वाला क्या होगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान होगा। जहाँ भी ऐसे सांकेतिक भाषा में जहाँ भी ऐसे सांकेतिक भाषा में आपको लिखा गया होता है तो नीचे वाला हमेशा परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी क्रमशः। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या पहले बताना है और प्रोटॉन की संख्या को बाद में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परमाणु संख्या इसका 88 हो गया तो Z बराबर P बराबर जब E होता है तो P का मान इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 88 हो जाएगा, 88। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 88। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या करते हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। ऐसा कहीं भी सांकेतिक भाषा में आएगा, ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन संख्या हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 226 और माइनस 88 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 138 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है क्रमशः पूछ रहा है, तो पहले न्यूट्रॉन का संख्या देना है, तो न्यूट्रॉन का संख्या हमारा कितना हो गया, 138, तो 138 हो गया न्यूट्रॉन का संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है 88, तो आपका ए वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। ठीक है, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ऐसा कभी भी क्वेश्चन देता है तो 3 ही चीज़ होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये 3 कण मिलकर के परमाणु बनाते हैं, और Z संख्या परमाणु संख्या, तो ये तीनों आपस में बराबर होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। अब बाकी जब न्यूट्रॉन का संख्या निकालना होगा कभी भी तो ऊपरा वाला में से नीचे वाला हमेशा माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि प्रोटॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि A बराबर P प्लस N होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ गया फिर उसी तरह से सांकेतिक भाषा में, यह है पोटेशियम 19 और 40, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम जब जान गए कि 19 इसका परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन का संख्या भी 19 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा दोस्तों, 19 ही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, बी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपको हमने अभी बताया बोर-ब्यूरी योजना, ठीक है, बोर-ब्यूरी योजना, और इस योजना के तहत 2n² सूत्र दिया गया ताकि आप विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस बोर-ब्यूरी योजना में कुछ कंडीशंस भी आपको लगाए गए। ठीक है, कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में
8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना होता है। ठीक है दोस्तों, चाहे उसकी बाह्यतम कक्षा संख्या कुछ भी क्यों न हो, चाहे दूसरा बाह्यतम कक्षा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवां हो, छठवां हो, सातवां हो, 7 वो कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो कोई भी सबसे बाहरी कक्षा होगा उसमें हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। यह बोर योजना जब बनाया गया प्लानिंग, तो उसमें शर्त रखा गया, ठीक है, कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना है। यदि यहाँ पर देता कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तब हम 2 × 3 का स्क्वायर करके तितली के 9 और दूना के 18, तो इसका आंसर 18 होता। कब? जब यदि पूछता कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, ये भी दे दिया, खाली तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता तो 2n² से हम 18 निकाल देते। लेकिन यहाँ पर दिया है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो या चौथी कक्षा बाहरी कक्षा हो सबसे, या 5वीं 6वीं 7वीं कोई भी सबसे बाहरी कक्षा होगा, उसमें हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न आता है सबसे बाहरी कक्षा भी लगा देता है तो 8 से अधिक नहीं मारना है। यदि तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पूछता तो 18 हो जाता। चौथी कक्षा में पूछेगा कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चचौ के 16 दूना के 32। लेकिन जब उसी में आपको दे देगा कि चौथी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 8 होगी। यदि दे देगा कि 7वीं कक्षा किसी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो उसका भी आंसर क्या होगा? 8 ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? Z है। ठीक है, तथा उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? m है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का संख्या हम जानते हैं n बराबर क्या होता है? a - p होता है ना, न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या के जगह पर m दे दिया है, अब प्रोटॉन संख्या के जगह पर Z दे दिया है। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? m - Z। यानी परमाणु संख्या, जब परमाणु संख्या आपको Z दे दिया तो प्रोटॉन का संख्या भी Z होगा ना, क्योंकि Z बराबर P बराबर E होता है, कई बार हमने बताया। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या m दिया है, यानी द्रव्यमान संख्या को a न देकर के m दे दिया है। तो न्यूट्रॉन संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? m - Z करेंगे तभी ना न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, नीचे m दे दिया, सॉरी नीचे आपको कोई तत्व है, सांकेतिक भाषा में नीचे Z ऊपर m दे दिया, तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या करेंगे? ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस करेंगे, m - Z। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? B होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35। परमाणु संख्या कितना है? Z बराबर 17 दे दिया। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या A बराबर कितना दे दिया? 35 है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होंगे? ठीक है, तो 18 प्रोटॉन होंगे। तो जब 17 परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन का संख्या भी 17 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा, क्योंकि हमने बताया कि Z बराबर P बराबर E होता है, तीनों आपस में क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। तो Z जब 17 हो गया तो प्रोटॉन भी 17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करने के लिए देगा तो a - Z हो जाएगा। तो 35 - 17 बराबर 18। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 18। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 18 प्रोटॉन होंगे तो गलत हो जाएगा, प्रोटॉन तो 17 ना होगा। ठीक है, 35 प्रोटॉन होंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 को प्रोटॉन आ रहा है, 35 को न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ रहा है दोस्तों? 18 आ रहा है। इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा? 18 न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद इसीलिए आपका सही आंसर इसमें होगा 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? ठीक है, तो ये तो आपका संभव है। ठीक है, और ये जो आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दूसरा सबसेल में दूसरा कक्षा में कभी डी सबसेल नहीं होता है। डी सबसेल तीसरा कक्षा से चालू होता है। ठीक है, तो इसमें 1s2 2s2 2p ये बाकी सब ठीक है, लेकिन जो 2d दिया है, ठीक है, वो दूसरका कक्षा में कभी डी सबसेल नहीं होता है। डी सबसेल तीसरा कक्षा से चालू होता है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो बी है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दूसरा कक्षा में डी सबसेल होता ही नहीं है। डी सबसेल तीसरा कक्षा से चालू होता है। पहला कक्षा में आपको फर्स्ट ऑर्बिट में
क्या होता है, केवल यस सबसेल होता है, ठीक है। दूसरा वाला में एस और पी होता है, तीसरा वाला से एस पी और डी चालू हो। तो जो डी वाला होता है वो दूसरा सबसेल में नहीं होता है, 2D, इसीलिए आपका यह संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 2 2 4 और 6 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, और 200 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया है, अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया गया है। तो यह किसका विन्यास है, तो हम लोग देखते हैं सोडियम का और नियान का। पहले इसका देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 11, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है, 2 8 1 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी ये भी दूसरा कक्षा, ये भी दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि सोडियम का तो परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 1 होगा, तो जब ये सोडियम होबे नहीं करेगा, ठीक है। और नियान का होता है 2 और 8, ठीक है। नियान का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होगा। तो नियान का तो सही है, लेकिन सोडियम का सही नहीं है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ नियान का तो सही है 2 और 8 आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8, तो नियान का सही है, लेकिन फ्लोरीन का जो है गलत है। फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 होगा, ठीक है, इसलिए भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पर नियान और सोडियम प्लस देखते हैं। तो नियान का तो आप देखिए लिए 2 और 8 होगा, जो कि दिया हुआ है, और सोडियम प्लस, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम जानते हैं कि प्लस आयन कब हुआ, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब ना। जो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है दोस्तों उतना उस पर धनायन होता है। तो पहले से सोडियम में परमाणु संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते देते हैं, त्याग देते हैं, और त्याग करके धनायन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो एक धनायन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग दिया गया, तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 और 8। तो नियोन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, और सोडियम प्लस का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रहा कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सब में लगभग जोड़िएगा तो 20 आएगा, लेकिन पहला कक्षा में चूँकि 2n² से हम लोग निकालते हैं, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु संख्या 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोर ब्यूरी योजना को ध्यान में रखते हुए भी बनाना है। यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 8 10, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा हो जाएगा, और चूँकि कंडीशन है कि सबसे बाहरी कक्षा में आपको 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को रखना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। 2 8 8 2 होगा परमाणु संख्या 20 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु के लिए है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो त्यागते हैं, और त्यागते हैं तो क्या बनाते हैं, धनायन। और जितने भी धनायन बनाते हैं उससे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, और सभी क्या होते हैं दोस्तों, 110% धातु होंगे। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तब 1 2 3 बाहरी कक्षा में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं तो क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। और वहीं बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बनाएगा। अब 5 6 7 वाला क्या होता है दोस्तों, अधातु होता है, ठीक है। यह पहचानने का नियम है। किसी तत्व को हम कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि धातु है कि अधातु है। तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 देख लीजिएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है वो 100% धातु हो जाएगा। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं उसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, इसीलिए 100% अधातु हो गया। 8 वाला तो अक्रिय
अक्रिय तत्व होता है, जेकरे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो अक्रिय तत्व हो जाएगा, अस्थायी उसको बोलते हैं। और जेकरे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ भी हो सकता है, धातु अधातु। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेकर के 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी का हमने स्थिति बता दिया। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु तत्व के लिए है, तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अधातु हो जाएगा। अधातु 5 6 7 वाला क्या होंगे, अधातु। ये इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रिय तत्व हो जाएगा, अक्रिय तत्व का है। ठीक है, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अक्रिय हो जाएगा। ठीक, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, धातु होंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्युमिनियम इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, एल्युमिनियम यानी परमाणु संख्या इसका कितना है दोस्तों, 13 है। तो हम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2n² से निकालेंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख सकते हैं, और दूसरी कक्षा में 2n² से निकालेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो 2 8 तो हो गया। अब बाकी एल्युमिनियम में 13 परमाणु संख्या है। ठीक है, तब बाकी 3 गो बचा, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में हो जाएगा। इसीलिए आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 8 3। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन धातु है। ठीक है, कौन इसमें धातु है, तो जेकर बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन धातु है, ये तो आपको सही विन्यास नहीं बनाया गया है, सब उल्टा पुल्टा किया गया है। तो ये आपको एल्युमिनियम क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु अधातु में धातु। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो धातु भी पहचान लेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। ठीक है, तो सोडियम आयन की हमने पिछले भी बताया, ऐसे केवल सोडियम का देखा जाए तो सोडियम का होता है 2 8 1। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब न सोडियम पर प्लस आयन एगो होगा। ठीक है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। तो इसमें 2 8 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम आयन का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए सोडियम प्लस आयन बनाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है कि परमाणु का आकार कम हो जाता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यानी बाहरी कक्षा से पहले वाली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, सोडियम परमाणु, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2 और 8 और 1, 2 8 1। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी भी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन आपको पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद क्या होता है कि उसके सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है तो अन्य सभी पिछली कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहरी कक्षा को छोड़कर उसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें 2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब परमाणु संख्या यदि हमको पूछा जाएगा इस आधार पर, तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो वही परमाणु संख्या हो जाएगा। 10 हो जाएगा + 1, 10 1 11 परमाणु संख्या सोडियम का हो गया। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 यानी 10 होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ये बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में आप समझ गए होंगे।
किसी भी तत्व का सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और सबसे बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी पिछली कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है, 2-8-2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसमें फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछ दिया, तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 2 है। ठीक है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब बाकी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो 2 + 8, बाकी सब जोड़ देते तो 10 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? तो 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? ठीक है, प्रोटॉन कितना दिया है दोस्तों? तो 19 दिया है, और न्यूट्रॉन कितना दिया है? तो 20 दिया है। तो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितना होता है? P + N। कई बार हमने बताया, तो आपको P का मान दिया 19 + 20 बराबर कितना हो जाएगा? 39। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 दिया हुआ है। ठीक है, यानी Z का मान कितना दिया है दोस्तों? 13। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो परमाणु संख्या 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और तीसरा कक्षा में कितना रखेंगे दोस्तों? तो 3 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हमने बताया अभी कि आपको बोर-ब्यूरी योजना के तहत ये सूत्र दिया गया है 2n²। ठीक है, किसी भी कक्षा को हम लोग अधिकतम संख्या कितनी होगी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की, तो उसके लिए बोर-ब्यूरी योजना ने क्या दिया है? हम लोगों को सूत्र दे दिया 2n²। इसी के माध्यम से हम लोग विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम किसका है? तो यह हुंड का नियम है। ठीक है, अब हुंड का नियम क्या कहता है, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम जानते हैं कि एस उपकक्षा में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पी में 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुंड ने यही बताया था कि विभिन्न ऑर्बिटलों में पहले इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरते हैं जब तक ये समाप्त न हो जाए। ठीक है, आप तब क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? उसको जोड़ा बनाएंगे, उसको पेयर करेंगे। ये भरने का सही तरीका है। विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इसी हिसाब से भरते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मान लेते हैं कि P3 हमको भरना है, तब P3 कोई का भी P सबसेल होगा तो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग शुरुआत से ही इसको पेयर करते चलेंगे, तो ये फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी P सबसेल में तब तक हम इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेंगे, जोड़ा नहीं बनाएंगे जब तक कि इसमें जितना भी रिक्त है P वाला सब भर नहीं जाएगा तब तक। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या किया जाता है? पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब में भरते हैं एक एक करके। जितना भी P में 3 ऑर्बिटल है तो तीनों ऑर्बिटल में भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तब यदि बचता और यदि यहाँ 4 होता तब हम यहाँ पर युग्मित करते। ठीक है, नहीं तो ये वाला फॉर्मेट में पहले ही से हम लोग जोड़ा बैठाते हुए चलेंगे, युग्मित करते हुए चलेंगे, तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो यही कहा जाता है, हुंड का नियम है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। जब तक ही समाप्त नहीं हो जाएगा क्लॉकवाइज में भरते भरते, तब तक फिर हम शुरू से ही उसको पेयर करते नहीं चलेंगे। यही हुंड का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग ने किया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है और हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे
छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यानी अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, तो वो दोस्तों होता है मेसान। ठीक है, मेसान जो होता है नाभिक में जितने भी कण हैं उनको बांधे रखने का काम करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एस सबसेल में मात्र एक ऑर्बिटल होता है, जिसमें क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3 होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तब पी में 6 होता है, एस में 2 होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। तो इसके लिए हमको 5 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 5 आपको इलेक्ट्रॉन, 5 बना के 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों? तो 5। जितने उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा ऑर्बिटल संख्या होता है, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे। ये आपका ऑर्बिटल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लोरीन का परमाणु संख्या दोस्तों होता है 17। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन बचा वो तीसरा कक्षा में भेज देंगे, क्योंकि दूसरा कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलाएंगे किसमें है? तो आपका बी ऑप्शन में है 2 8 7। इसीलिए आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का कौन है? तो 2 8 7 है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ठीक है, तो कार्बन में क्या होता है दोस्तों कि परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है? 12। तो जब 6 परमाणु संख्या 6 हो गया तो प्रोटॉन संख्या भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा, और न्यूट्रॉन का संख्या ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस करेंगे, 12 - 6 = 6। तो सब तो 6 होगा इसमें। ठीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या सब 6 होगा। तो उसके नाभिक में क्या होता है, यहाँ नाभिक में बताना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनो 6 है और न्यूट्रॉनो क्या है? सब 6 आया है। तब इसमें 5 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन दिया है, 6 न्यूट्रॉन। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो फोटॉन होता है यह आपका आंसर होगा। फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। ठीक है, फोटॉन क्या होता है? प्रकाश जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, गुच्छों के रूप में चलता है, उसे फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो यह परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु का भाग इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ फोटॉन नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होंगे तो इसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब सेम चक्रण क्यों नहीं होता है? जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिण आवेश होता है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में आपको हो जाएंगे तो यह जो है एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा। इसीलिए एक क्लॉकवाइज में होता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज में होता है, तो इसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा विपरीत चक्रण, एगो क्लॉकवाइज में, एगो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा कि परमाणु अविभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? परमाणु संख्या 11, यानी जेड संख्या कितना है? 11, तथा उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो 23। ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या बतलाना है, इसके बाद प्रोटॉन की संख्या बतलाना है। ठीक है, यह क्रम में बताना है। पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतलाना है, तब न्यूट्रॉन का, तब प्रोटॉन का। ठीक है, और जबकि ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि परमाणु स्थान भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? तो A - Z हो जाएगा।
यानी कितना मान दिया है, परमाणु द्रव्यमान का मान दिया है 23 और -11 बराबर 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 12। तो पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है दोस्तों, 11। फिर न्यूट्रॉन पूछ दिया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 12। और फिर प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 ना है, तो 11। यानी सही क्रम में क्या होना चाहिए, 11, 12 और 11। तो 11, 12 और 11 किस में है, आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसमें इसी क्रम में बताना था, इसीलिए आपका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि यूरेनियम 92,238 में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। तो 238 - 92 बराबर 146 हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या कितना है इसमें, तो 146। आपका आंसर डी ए हो जाएगा, 146। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन का मान कितना दे दिया दोस्तों, 20। 18 इलेक्ट्रॉन का मान कितना दे दिया, 18। ठीक है, तो कौन सा कण है इसमें, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 दे दिया दोस्तों, तो परमाणु संख्या भी कितना होगा इसका, 18 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें परमाणु संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या चूंकि लिखा होता है तो यह 18 नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें आर्गन है जिसका परमाणु संख्या 18 दिया हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगा तो परमाणु संख्या भी 18 होगा, इसीलिए बाकी इसमें भी 18 नहीं है, इसमें भी 18 नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण को चुनना है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो परमाणु संख्या भी उसको 18 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Z बराबर P बराबर कितना होता है दोस्तों, E होता है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, ठीक है, यानी Z का मान कितना दे दिया दोस्तों, 35, और उसमें यहाँ पर परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान वहाँ पर समझना है। A का मान दे दिया है, परमाणु का द्रव्यमान का 35 दिया है, तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है दोस्तों, 18। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि धातु के लिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, धातु होते हैं। ठीक है, तो ये 2, 8 वाला तो धातु नहीं है, ये तो अक्रिय तत्व हो जाएगा, ये आपका अधातु का होगा। इसमें ना बाह्यतम कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए आपका डी हो जाएगा। जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वही क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ऋण आवेशित, जैसे क्लोरीन का हम ले लेते हैं परमाणु संख्या 17। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा इसमें, 17। लेकिन जब क्लोरीन माइनस कर लेते हैं तो एगो माइनस तब होता है जब यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, 18, क्योंकि क्लोरीन में पहले से ऑलरेडी 17 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ठीक है, तो तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। तो यहाँ पर सर यहाँ पर ही आपका आंसर हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाता है, अब परमाणु संख्या 17 है। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार कराया तो क्या पाया। उन्होंने पाया कि सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार कर चले गए, कि अधिकांश अल्फा कण छोटे छोटे बन करके विचलित हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, कि अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार चले गए। ठीक है, इससे साबित किया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो यम सेल में मौजूद रह सकती है। तो हम 2n² से निकालेंगे। हम जानते हैं कि k बराबर पहला कक्षा, l बराबर दूसरा कक्षा, m तीसरा नंबर पर आता है। ठीक है, तो तीसरा कक्षा में पूछा जा रहा है
कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है यम सेल में, तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 दूना के 18, आपका आंसर हो जाएगा 18 दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि परमाणु संरचना का मॉडल सबसे पहले मतलब किसने विकसित किया। ठीक है, तो बोर और रदरफोर्ड ये दोनों ने मिल करके परमाणु का संरचना का मॉडल जो है बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला 3 प्रकार का होता है। एक होता है अणु सूत्र, एक होता है संरचना सूत्र, और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। ये 3 प्रकार का सूत्र होता है, मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो अणु सूत्र का मतलब कि अणु में जितने परमाणु होते हैं उसको इकट्ठे हम लिख देते हैं, तो उसी को अणु सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बेंजीन का लिख दिया जाए C6H6, तो आपको कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, इस सबको एक साथ हम लिख दिए तो ये आपका हो जाएगा अणु सूत्र। जल का अणु सूत्र H2O, क्योंकि इसको हम जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसको एक साथ इकट्ठे हमने लिख दिया तो अणु सूत्र हो जाएगा। जब इसी की संरचना हम बना देंगे, इस तरह से अणु में परमाणुओं को सजा देंगे तो वही संरचना सूत्र हो जाएगा। अणु में जितने परमाणु होते हैं उनको एक साथ लिख दिए तो अणु सूत्र, इसको हम सजा दिए तो संरचना सूत्र। ठीक है, अब मूलानुपाती सूत्र का मतलब मूल अनुपात निकालना है। तो बेंजीन का हम जानते हैं कि सूत्र C6H6 होता है, तो इसका मूल अनुपात कितना होगा, तो ये 6 और 6 कट जाएगा दोस्तों, तो इसका मूल अनुपात कितना हो जाएगा CH। जैसे हम 2/4 लिखते हैं तो इसका मूल अनुपात कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1:2 हो जाएगा। उसी तरीका से सूत्र का भी मूलानुपाती सूत्र होता है कि कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6 कट गया, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है दोस्तों CH2। अब पूछा जाएगा कि CH4 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो यह खुद ही मूल अनुपात है, इसको अब नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए जिसका हम मूल अनुपात नहीं निकाल सकते हैं उसका अणु सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र हो जाता है, लेकिन जिसका हम मतलब मूल अनुपात निकाल सकते हैं, अब जैसे C2H2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो CH होगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। C2H4 रहेगा, इसका मूलानुपाती सूत्र आपको पूछा जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी CH2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप जो है मूलानुपाती सूत्र के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसके पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक भेज देंगे, उसको आप आसानी से आप वहां से देख सकते हैं। और हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जो भी अच्छी बात लगी उसको आप नोट कीजिए।